Assalamualaikum, dear students. Today, our topic of discussion is tumors of colon. ठीक है, आज हम कोलोन के ट्यूमर्स के बारे में बात करेंगे. And I am Dr. Numan from pathology department. ट्यूमर्स ऑफ कोलोन, जैसे कि आपको पता है कि जो भी ट्यूमर्स हैं मोस्ट दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. दे आर आइदर बिनाइन और दे आर मैलिग्नेंट. ठीक है, सारी जगह पे इसी तरह कोलोन के अंदर भी, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर भी इसको दो में डिवाइड किया हुआ है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट. बिनाइन में मोस्टली एडिनोमास हैं. ठीक है, अब एडिनोमास की वैरायटीज हैं, उसको नहीं हम करते डिस्कस. एनी हाउ, एडिनोमा इज अ बिनाइन, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ कोलोन, एडिनोमा. और अगर हम बात करें मैलिग्नेंट की, तो उसमें मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कोलोन इज एडिनोकार्सिनोमा. एडिनोकार्सिनोमा. अच्छा, अब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं उनको हमने आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है. जैसे कि कार्सिनोमा है, जैसे कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं और मेसेंकाइमल ट्यूमर्स. ठीक है, कार्सिनोमा और न्यूरोएंडोक्राइन, ये पता है आपको कि इनकी एपिथेलियल ओरिजिन होती है, एपिथेलियल. ठीक है, और जो मेसेंकाइमल है उसकी मेसेंकाइमल ओरिजिन है. ठीक है, तो खैर ये बड़ी बेसिक बातें, मैं इनमें नहीं जा रहा. अभी तक मैंने आपको ये बताया कि ट्यूमर्स ऑफ कोलोन में आपको बताया मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ कोलोन इज एडिनोमा एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर इज एडिनोकार्सिनोमा. अब कार्सिनोमा के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं. जैसे एडिनोकार्सिनोमा है, उसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, जैसे मिडलरी है, क्रिब्रिफॉर्म है, माइक्रोपेपिलरी, म्यूसिनस, सिग्नेट रिंग वगैरह वगैरह. ठीक है, इसी ये तो एडिनोकार्सिनोमा हो गया. इसी तरह एडिनोस्केमस कार्सिनोमा. ठीक है, जिसमें एडिनो का मतलब होता है कि एडिनोकार्सिनोमा से आपको पता ही है कि उसमें क्या होता है, वो बेसिकली ग्लैंडुलर ओरिजिन होती है, ग्लैंड से. ठीक है, फिर स्केमस सेल कार्सिनोमा, दैट मीन्स कि वो स्केमस होगा, सेल्स उसके स्केमस होंगे. आगे फिर उसकी टाइप्स हैं, केराटिनाइजिन, नॉन केराटिनाइजिन वगैरह वगैरह. फिर एडिनोस्केमस है, जिसमें दोनों कंपोनेंट्स होंगे. ये इसी तरह फिर स्पिंडल सेल कार्सिनोमा है. मल्टीपल टाइप्स है, ये वैरायटीज आपने याद रखनी है, ये मुख्तलिफ टाइप्स आपने, इसकी क्लासिफिकेशन आपने याद करनी है. इसी तरह न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, उसमें मोस्ट कॉमन है कार्सिनाइड, मोस्ट कॉमन. उसके अलावा कार्सिनाइड स्पेशली होता है एट अपेंडिक्स, एट द टिप ऑफ अपेंडिक्स. कार्सिनाइड की मोस्ट कॉमन साइट जीआईटी में, इंटेस्टाइन में, टिप ऑफ द अपेंडिक्स है. और न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर जैसे लार्ज सेल कार्सिनोमा है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा है. और फिर मेसेंकाइमल ट्यूमर्स हैं, जैसे लाइपोमा है, लियोमा, सार्कोमा है वगैरह वगैरह. ये सारे मेसेंकाइमल ट्यूमर्स. सो जो मेन है वो है बिनाइन में हमारा एडिनोमा और मैलिग्नेंट में एडिनोकार्सिनोमा. ये दो मेन ट्यूमर. नाउ कमिंग टू एडिनोमा. जैसे अभी हमने बात की कि एडिनोमा इज अ बिनाइन, इट इज अ बिनाइन, और इसकी प्रेजेंटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ अ पोलिप. अच्छा, अब पोलिप जो है, पोलिपॉइड इसकी अपीयरेंस है. ये पोलिप, आपको पता है कि पोलिप किसे बोलते हैं. ठीक है, तो ये म्यूकोजल यानी कि आउटग्रोथ, उसे पोलिप कहेंगे. अच्छा, इसकी फॉर्म होती, इट अपीयर्स एज अ पोलिपॉइड लियन, और ये होता है मोस्टली ओल्ड एज में. ये नहीं, और इसमें कोई जेंडर की प्रिडिक्शन नहीं होती, कोई ऐसे नहीं होता कि ये मेल में कॉमन है या फीमेल में कॉमन है. दोनों में इक्वल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन मोस्टली ये ओल्ड एज में होता है. और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्री मेलिग्नेंट कंडीशन, एडिनोमा. इट इज अ प्री मेलिग्नेंट कंडीशन बिकॉज इट विल गिव राइज टू एडिनोकार्सिनोमा. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है. अक्सर पूछा जाता है प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस ऑफ इंटेस्टाइन, तो उसमें दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एडिनोमा. सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर इसका होता है,
सबसे 30 to 40% ऐसे चांस होते हैं कि इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एडिनोकार्सिनोमा। इसके अलावा जितने भी हेमाटोमेटस पॉलिप्स हैं, ठीक है, वो भी प्री मैलिग्नेंट है। हेमाटोमेटस पॉलिप, ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो आपको पता है, वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन एनी हाउ जुवेनाइल पोलिपोसिस सिंड्रोम, फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस सिंड्रोम, इसी तरह क्लॉडिन सिंड्रोम, पीट्स जीगर सिंड्रोम, ये सारे जितने भी सिंड्रोम आप पढ़ेंगे इसके अंदर पॉलिप लियन के अंदर, वो जो हेमाटोमेटस हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं इन्फ्लेमेटरी की बात नहीं कर रहा या हाइपरप्लास्टी की बात नहीं कर रहा। हेमाटोमेटस पॉलिप्स दे आर प्री मैलिग्नेंट, ठीक है, वो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू एडिनोकार्सिनोमा। इसी तरह एक एडिनोमा विच इज अ पोलिपॉइड लियन, ये भी पॉलिप की शक्ल में होता है, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एडिनोकार्सिनोमा विद द पैसेज ऑफ टाइम। एनी हाउ हम जो बात कर रहे थे कि इट इज अ बिनाइन पोलिपॉइड लियन, ये मोस्टली ओल्ड एज में होता है और ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इट इज अ 0.3 to 10 सेंटीमीटर लियन, ठीक है, और ये दोनों शक्ल में, यानी कि पेडनक्लेटेड भी हो सकती है, सीसाइल भी हो सकती है, ये आपको पता है। पेडनक्लेटेड वो होती है जिसके वो पोलिपॉइड लियन जो दैट कैरीज अ स्टार्ट, स्टार्ट के साथ जुड़ी होती है म्यूकोजा को, तो वो पेडनक्लेटेड है, जिसमें कोई स्टार्ट नहीं, वो डायरेक्टली जुड़ा जुड़ा हो, पोलिप डायरेक्टली म्यूकोजा के साथ जुड़ा हो, तो वो सीसाइल लियन। खैर ये आपको पता है। द इम्पोर्टेंट चीज जो इसकी है वो ये है कि एक तो इसका ये साइज है 0.3 to 10 सेंटीमीटर, और सेकेंडली कि इसका टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट लुक्स लाइक अ वेलवेट और रास्पबेरी, इस तरह की इसकी अपीयरेंस होती है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इसकी अपीयरेंस है, ये वेलवेटी अपीयरेंस है, आप देख रहे हैं। ये म्यूकोजा है इंटेस्टाइन का, ये ल्यूमिनल ल्यूमिनल व्यू है जिसके अंदर ये पॉलिप निकला हुआ है, ठीक है, ये पॉलिपॉइड लियन है ल्यूमन के अंदर, और ये आपको वेलवेट लाइट या रसबेरी लाइट इसकी अपीयरेंस मिल रही है। हिस्टोलॉजिकली जो इसका हॉलमार्क है दैट इज डिस्प्लेजिया, एपिथेलियल डिस्प्लेजिया। अब ये आपको पता है कि डिस्प्लेजिया क्या होता है, कि वो इसका हॉलमार्क है, यानी उसमें क्या होगा कि न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेशिया होगा, स्ट्रेटिफिकेशन होगी, साइज की वेरिएशन होगी, और न्यूक्लियस का कलर डीप होगा, ये सारी चीजें आपको पता है। सो epithelial dysplasia is the hallmark of adenoma, ये आपने याद रखना है। जब आप इसकी माइक्रोस्कोपी लिखें तो जो डिस्प्लेजिया वाले फीचर होते हैं वो ही आपने डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है, जो भी डिस्प्लेजिया वाले फीचर कौन कौन से हैं वो आपको पता है। क्या क्या होता है, हाइपरक्रोमेशिया होता है, स्ट्रेटिफिकेशन होती है, और जो साइज है उसकी वेरिएशन होती है, जो सेल्स का साइज है वो वेरिएबल होता है, ठीक है, ये आप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। ये देखिए कि न्यूक्लियस का साइज डिफरेंट है, न्यूक्लियस डार्कली स्टेन्ड है, एंड दैट कैरीज इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, ठीक है, और ये इनकी स्ट्रेटिफिकेशन हुई है, प्लस इनमें न्यूक्लियोलाई भी प्रोमिनेंट होते हैं। ये सारे इसके एपिथेलियल डिस्प्लेजिया के फीचर है, वही आपने बताने। एडिनोमा हैज 3 टाइप्स, ये इसकी आर्किटेक्चर की बेस पे एडिनोमा को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एडिनोमा हैज 3 टाइप्स, ट्यूबुलर, विलस एंड ट्यूबुलोविलस, 3 चीजें, ठीक है, एक ट्यूबुलर, दूसरा विलस, और तीसरा मिक्स्ड है यानी कि ट्यूबुलोविलस। जो ट्यूबुलर है वो मोस्टली पेडनक्लेटेड पॉलिप है एंड दे आर स्मॉल इन साइज, mostly they are pedunculated polyp and they are small in size, और जो villus हैं they are sessile and they are large in size, और ज्यादातर जो इन्वेजन है वो भी विलस एडिनोमा शो करते हैं, यानी ज्यादातर प्री मैलिग्नेंट या मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन वो भी विलस शो करते हैं। अगर हम कहें कि किन में ज्यादा रिस्क है तो वो विलस में है। एनी हाउ एडिनोमा हैज 3 टाइप्स, ट्यूबुलर, ट्यूबुलोविलस और विलस, ये सारे मैंने इसकी मशरूब आपको बता दी। Now we are coming to the next most common tumor of the colon, and that is adenocarcinoma. This is the second, this is the most common malignant tumor of colon.
एडिनोकार्सिनोमा। जितनी भी यानी मोर्टेलिटी इसकी इतनी ज्यादा है कि कैंसर रिलेटेड जितनी भी डेथ्स हैं उसमें 15% कॉज इज एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कोलन। 15% यही कॉज होती है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कोलन, और ये होता है ओल्ड एज में। जैसे एडिनोमा ओल्ड एज में, अब जेन में रखिए कि एडिनोमा ओल्ड एज में तो ज़ाहिर है एडिनोकार्सिनोमा वो भी ओल्ड एज में होगा। पहले एडिनोमा है एंड दिस एडिनोमा विल बी कन्वर्टेड इनटू एडिनोकार्सिनोमा। तो ये होता है इन 60 to 70% ऑफ एज, और ये मोस्टली मेल में होता है। रिस्क फैक्टर्स इसके मोस्टली डाइटरी कंडीशंस हैं जो इसके साथ एसोसिएट करती हैं। डाइटरी कंडीशंस होता क्या है, यूजुअली हमारे जो अर्बन एरियाज हैं उनमें क्या हुआ है, या जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन हैं उनमें क्या है कि वो देयर इज लो इनटेक ऑफ वेजिटेबल फाइबर। ठीक है, देयर इज लो इनटेक ऑफ वेजिटेबल फाइबर, देयर इज हाई इनटेक ऑफ रिफाइंड शुगर एंड रिफाइंड फैट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एंड रिफाइंड फैट। ये तीन चीजें, ये तीन डाइटरी कंडीशंस, they are responsible for increased incidence of adenocarcinoma in the industrialized nations. Industrialized nations में ज्यादातर ये dietary conditions हैं जो responsible हैं for the increased incidence। जैसे जापान में, अमेरिका में, इन किस्म की industrialized nation में मोस्टली होता क्या है कि वेजिटेबल का यूज, वेजिटेबल फाइबर का यूज कम है, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड फैट, इन चीजों का यूज ज्यादा है, तो इसीलिए उनमें एडिनोकार्सिनोमा का इंसिडेंस भी ज्यादा है। उसके अलावा स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर, ओल्ड एज, फैमिली हिस्ट्री, ये सारे तो रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन दिस डाइटरी फैक्टर जिसको मैंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर एडिनोकार्सिनोमा। और वो नेशंस जो डेवलपिंग से फिर डेवलप्ड की तरफ जा रही हैं, जिन जिन जैसे कह लें कि इंडिया है, हमारा ये रीजन है, चाइना है, जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ज्यादातर अर्बन लाइफस्टाइल आता जा रहा है, तो उनके अंदर भी एडिनोकार्सिनोमा का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। रीजन क्या है कि जो उनकी डाइटरी हैबिट्स भी वैसी ही होती जा रही हैं जैसे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन की हैं। एनी हाउ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर। पैथोजेनेसिस की बात करें तो एडिनोकार्सिनोमा की पैथोजेनेसिस को हमने दो पाथवेज में डिवाइड किया। एक है एपीसी बीटा कैटेनिन पाथवे एंड सेकंड इज माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे। फर्स्ट इज एपीसी बीटा कैटेनिन पाथवे। अब होता क्या है, एपीसी इज बेसिकली अ ट्यूमर सुप्रेसर जीन। इसका काम क्या है कि इसने ट्यूमर नहीं बनने देना। तो नॉर्मली होता क्या है, बीटा कैटेनिन क्या है, ये बीटा कैटेनिन क्या करती है, ये एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन कराती है, ये एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन को बहुत तेज करती है। तो एपीसी क्या करता है, इट इज अ चेक ऑन बीटा कैटेनिन एक्टिविटी। एपीसी बीटा कैटेनिन की एक्टिविटी को एक खास लिमिट में रखता है। ये नहीं होता कि बीटा कैटेनिन बहुत ज्यादा काम करती रहे और बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन होती रहे और एपिथेलियम प्रोलिफरेट होती रहे। अगर बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन होगी एपिथेलियम की तो इट विल लीड टू हाइपरप्लेजिया, देन डिस्प्लेजिया, एडिनोमा एंड देन कार्सिनोमा। यानी ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशन की तरफ और फिर मेलिग्नेंट कंडीशन की तरफ ले जाएगी। ठीक है, बी बीटा कैटेनिन की अगर एक्टिविटी अनचेक हो जाए, इसके ऊपर चेक होता है एपीसी। ठीक है, ये इसको कंट्रोल में रखता है। इट इज अ ट्यूमर सुप्रेसर जीन, इसीलिए इसे ट्यूमर सुप्रेसर जीन कहते हैं। ये कोई ट्यूमर नहीं बनने देता। अब होगा क्या एडिनोकार्सिनोमा वाले पेशेंट में, होगा क्या, कोई म्यूटेशन आएगी, चाहे वो इनहेरिटेड हो, चाहे वो सोमैटिक हो। ठीक है, चाहे वो इनहेरिटेड हो या वो एक्वायर्ड हो, ये कोई म्यूटेशन आएगी, उसकी वजह से उसकी सबसे पहले एक जीन, एक कॉपी जो है जीन की एक कॉपी, वो डिफेक्टिव हो जाएगी। दैट इज नोन एज फर्स्ट हिट। यानी एक कॉपी एपीसी जीन की डिफेक्टिव हो जाएगी। अब जब दूसरी कॉपी भी डिफेक्टिव होगी, यानी दूसरी हिट भी आएगी, यानी दूसरी कॉपी भी एबनॉर्मल हो जाएगी, चाहे उसकी मिथाइलेशन हो, इनएक्टिवेशन बाय साइलेंसिंग हो, मोस्टली मिथाइलेशन के थ्रू होती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एपीसी
विच इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। जब वो इनएक्टिवेट होगा तो बीटा कैटेनिन ओवर एक्टिवेट हो जाएगा, अब उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, और वो क्या करेगा, वो एपिथेलियम को ग्रो करवाता जाएगा, एपिथेलियम को प्रोलिफरेट करवाता जाएगा। जो एपिथेलियम अनचेक्ड एक्टिविटी से एपिथेलियम प्रोलिफरेट ही होती रहे तो उससे क्या होगा, पहले हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, एडिनोमा, देन कार्सिनोमा। ये एक स्टेप वाइज प्रोलिफरेशन है, वो आपको पता है। उसके दरमियान और कौन कौन सी म्यूटेशंस रोल प्ले करती हैं, लाइक के रेस है, P53 है, SMAD2 and 4 है, टीलोमेरेज एंड many अदर जीन्स दे आर आल्सो इन्वॉल्व। ठीक है, ये स्टेप वाइज प्रोलिफरेशन है जो मैंने बता दिया। मेनली द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज एपीसी बीटा कैटेनिन पाथवे। सेकंड इज माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो डीएनए रिपेयर जीन्स हैं, MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2 वगैरह वगैरह, ये सारे डीएनए रिपेयर जीन्स हैं। इनका काम क्या होता है कि ड्यूरिंग द लाइफ किसी वजह से कोई एक आधा एरर आ जाए जीन में, तो ये उस कॉपी को, उस म्यूटेशन को ठीक कर देते हैं, उस म्यूटेशन को रिमूव कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं, नॉर्मल या निकाल देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या करेक्ट कर देते हैं। सो दिस इज डीएनए रिपेयर जीन। ठीक है, इनका डीएनए रिपेयर जीन्स का ये काम होता है। अगर किसी वजह से डीएनए रिपेयर जीन्स डिफेक्टिव हो जाएं, वो अपना काम ना कर सके, तो फिर क्या होगा कि जो म्यूटेशन आएगी उसको निकालने वाला या थ्रेट करने वाला कोई नहीं होगा। फिर उससे क्या होगा, वो म्यूटेशन बढ़ती जाएगी, वो म्यूटेशन क्या करेगी, दैट विल कॉज अ डिफरेंस, वो क्रिएट करेगी प्रॉब्लम, वो आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय करेगी, वो आर्किटेक्चर को खराब करेगी। उससे क्या होगा, उसे मेटाप्लेजिया हो जाएगा, उससे एडिनोमा हो जाएगा, उससे कार्सिनोमा हो जाएगा। ठीक है, पहले चेंज आएगी, उससे क्या होगा, मेटाप्लेजिया हो जाएगा, डिस्प्लेजिया हो जाएगा, या मेटाप्लेजिया हो जाएगा, फिर एडिनोमा बनेगा, फिर कार्सिनोमा बनेगा। तो ये स्टेप वाइज सारी प्रोलिफरेशन है, स्टेप वाइज ये होता है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो मेन रोल है वो किसका है, वो MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2, दे ऑल आर डीएनए रिपेयर जीन्स। उनकी वजह से क्या होगा, अगर ये इनमें फर्स्ट हिट हो और सेकंड हिट हो, यानी कि ये एबनॉर्मल हो जाएं, इनमें म्यूटेशन आ जाए, या ये खराब हो जाएं और ये आगे कुछ ना कर सकें, तो उसे क्या होगा कि जो भी म्यूटेशन आएगी वो आगे बढ़ती जाएगी, एंड दैट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा। इसके साथ साथ और कौन कौन सी म्यूटेशंस इसमें रोल प्ले करती हैं, म्यूटेशन ऑफ ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2, बैट्स, BRAF, TCF4, IGF2R वगैरह वगैरह, ये सारी म्यूटेशंस हैं जो इस पाथवे में रोल प्ले करती हैं। बट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज MLH1 एंड MSH2। तो मैंने जो आपको दो पाथवेज बताए हैं वो कौन से हैं, एपीसी बीटा कैटेनिन पाथवे, इसमें बताया कि एपीसी इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, वो खुद इनएक्टिवेट हो जाता है, लिहाजा बीटा कैटेनिन एक्टिवेट, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिवेट हो जाएगी, और वो क्या करेगी, बीटा कैटेनिन काम क्या है, एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन। सो ये सारा कुछ होता जाएगा। और दूसरी दूसरी जगह क्या होगा कि डीएनए रिपेयर जीन्स, इनका काम होता है रिपेयर करना, कोई एरर आई उसको खत्म करना, उसको रिपेयर करना। लेकिन होगा क्या कि डीएनए रिपेयर जीन्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे MLH1, MSH2, MS6 वगैरह वगैरह, ये सारे इनएक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये फिर म्यूटेशन ग्रो करती जाएगी, एंड दैट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा, दैट इज एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलन। अब हम बात कर लें इसकी मॉर्फोलॉजी पे। जो ट्यूमर्स मोस्टली इन द प्रोक्सिमल कोलोन, यानी कि मोस्टली ऑन द राइट साइड पे जो ट्यूमर्स होते हैं कोलोन के, यानी कि राइट, हमारे राइट साइड ऑफ द कोलोन पे जो ट्यूमर्स होते हैं, वो मोस्टली दे आर पोलिपॉइड एक्सोफिटिक मैस, यानी कि वो पोलिप की तरह के होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एडिनोमा है, पोलिपॉइड लियन है, उसी तरह ये भी पोलिप की तरह के होते हैं। और ज़ाहिर है, अभी बताया आपको, राइट साइड ऑफ द कोलोन, यानी कि सीकम एंड असेंडिंग कोलोन मेनली इनमें होंगे। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, सीकम। और खास बात यह है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करते, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करते। दूसरी तरफ
ट्यूमर्स हैं, ट्यूमर्स इन द डिस्टल कोलम, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द कोलम। वो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, वो पूरी की पूरी वॉल को इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ रिंग, वो पूरी वॉल को इन्वॉल्व करते हैं। लिहाजा वो पूरी वॉल को कंस्ट्रिक्ट करेंगे, जिससे कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, पूरी वॉल कंस्ट्रिक्ट होगी और ल्यूमेन नैरो होता जाएगा और इतना नैरो हो जाएगा कि वो ऑब्स्ट्रक्शन काज कर देगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो राइट साइड के ट्यूमर होते हैं, मोस्टली ट्यूमर इन द सीकम और असेंडिंग कोलम, यानी राइट साइड ऑफ द कोलन में जो ट्यूमर होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पोलिप की तरह के होते हैं। वो जो वॉल है, वॉल की किसी एक साइड से पोलिप ग्रो करेगा। पोलिप वॉल की ज़ाहिर है किसी एक साइड से ग्रो करता है, आगे से, पीछे से, राइट या लेफ्ट, किसी एक साइड से वो ग्रो करेगा और वो पूरा जो ल्यूमन है उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकेगा, यूजुअली नहीं करता। ठीक है, जब तक ये इसका साइज बहुत बड़ा ना हो जाए। जबकि ये दूसरा जो ट्यूमर है, ट्यूमर ऑफ द लेफ्ट कोलोन, मोस्टली वो क्या होते हैं, वो सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं। वो चारों तरफ, यानी पूरी जो ट्यूमर, पूरी जो कोलोन की आप उसकी गोलाई कह लें, ठीक है, राउंड फॉर्म में होते हैं। उसके हर वॉल से वो एराइज होता है। बेसिकली ये अंदर ही ग्रो करते हैं। ठीक है, ये पॉलीपॉइड नहीं है। ठीक है, ये इनफिल्ट्रेटिव हैं, ये अंदर ही ग्रो करते हैं, चारों वॉल को, चारों साइड्स को इन्वॉल्व करते हैं। जिससे क्या होता है कि चारों तरफ से जब वॉल ग्रो करेगी तो उससे क्या होगा, ल्यूमन नैरो होता जाएगा और एक टाइम आएगा कि ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस है, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का। ठीक है, ये इसकी ग्रॉस अपीयरेंस है, इट इज हेमरेजिक, और ये आपको नजर आ रहा है, हेमरेजिक अपीयरेंस है। और चूंकि इसमें डिस्प्लेजिया बहुत ज्यादा होता है तो ग्रॉसली हमें ये ग्रिटी साउंड मिलती है। ग्रिटी साउंड क्यों मिलती है? क्योंकि फाइब्रोसिस बहुत ज्यादा हुई होती है। फाइब्रोसिस क्यों होती है? क्योंकि इसका फीचर होता है डेस्मोप्लेजिया, बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस होती है। ये आप ग्रॉसली आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। और अगर हम माइक्रोस्कोपी की बात करें तो एडिनोकार्सिनोमा नाम से जाहिर है कि मोस्टली इट इज एडिनोकार्सिनोमा, इट कंप्राइजेस ऑफ ग्लैंड्स, एबनॉर्मल ग्लैंड्स। उनकी एपिथेलियम कौन सी होती है? क्लमनर। तो ये एबनॉर्मल क्लमनर सेल्स होंगे, उसके फीचर्स वही होंगे जो बाकी ट्यूमर्स के होते हैं। क्या होते हैं? प्लियोमार्फिक होगा, यानी कि साइज की वेरिएशन होगी, बहुत साइज, मुख्तलिफ सेल्स, सेल्स डिफरेंट साइजेस के होंगे, हाइपर क्रोमेटिक होंगे, यानी कि न्यूक्लियस डार्कली स्टेन्ड होंगे। ठीक है, पॉलीक्रोमेटिक, हाइपर, सॉरी, प्लियोमार्फिक, हाइपर क्रोमेटिक, और क्या होंगे, और क्या होगा जी? और ये है कि उनके अंदर माइटोसिस, एबनॉर्मल माइटोसिस मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह की ये सारे फीचर। और क्या होगा? कोई लिम्फेटिक इन्वेजन मिल जाएगी। ठीक है, ये सारे मेलिग्नेंट ट्यूमर के फीचर हैं और एडिनोकार्सिनोमा के फीचर। खास बात ये थी कि इसमें डेस्मोप्लेजिया बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस होती है। इसीलिए ग्रॉसली जब हम उसकी कटिंग करते हैं तो हमें ग्रिटी साउंड मिलती है, जो बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस होती है। अच्छा, ये ट्यूमर ग्रेड वाइज देखें तो ये वेल टू पुअर, यानी वेल डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड भी, पुअरली डिफरेंशिएटेड। मोस्टली जो म्यूसिनस ट्यूमर है, म्यूसिन जिसमें म्यूसिन ज्यादा होता है, वो मोस्टली पुअर डिफरेंशिएटेड ट्यूमर होते हैं, पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं। अब एडिनोकार्सिनोमा की आगे फर्दर बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे क्रीब्रिफॉर्म है, माइक्रोपेपिलरी है, सिग्नेट रिंग है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी इसकी मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। ये आप देख रहे हैं, ग्लैंडुलर अपीयरेंस आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये ग्लैंडुलर अपीयरेंस है, ये सारे ग्लैंड्स हैं, एंड दे हैव दी सेल्स, दीज आर ट्यूमर सेल्स, जिनका साइज डिफरेंट है। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक हो गया, जिनका न्यूक्लियस ज्यादा डार्कली स्टेन्ड है, यानी हाइपरक्रोमैटिक हो गया। इसके अलावा इनके जो न्यूक्लियोलाई हैं वो प्रोमिनेंट हैं, ये नजर आ रहे हैं आपको, न्यूक्लियोलाई आर मोर प्रोमिनेंट। ठीक है, और ये साइटो दे कैरी मॉडरेट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, और बाकी इन्वेजन भी हो सकती है जो यहाँ नजर नहीं आ रही, एनी हाउ। तो ये सारे फीचर हैं एडिनोकार्सिनोमा के। अब उसकी स्टेजिंग की बात करते हैं। स्टेजिंग ऑफ एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलोन। ठीक है, ये टीएनएम क्लासिफिकेशन है, टीएनएम स्टेजिंग है।
सबसे पहले इन सिटू लीजन यानी कार्सिनोमा इन सिटू, जिसको इन सिटू डिस्प्लेजिया या इंट्राम्यूकोजल कार्सिनोमा बोल देते हैं इसमें। तो दिस इज टी, अगर ये होगा तो इट इज TIS। IS स्टैंड्स फॉर इन सिटू लीजन, ठीक है। अब T1, अगर ट्यूमर इन्वेड करे म्यूकोजा के बाद सब म्यूकोजा को भी, यानी ट्यूमर, आपने वॉल, आपको पता है GIT की जो वॉल्स होती हैं हिस्टोलॉजिकली आपको पता ही होगा, ठीक है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड एडवेंटिशिया या सिरोजा, ठीक है, ये 4 लेयर्स होती हैं। तो ट्यूमर अंदर तो ग्रो कर रहा है, ट्यूमर वॉल के अंदर तो ग्रो कर रहा है। अच्छा, अगर ट्यूमर म्यूकोजा से सब म्यूकोजा तक पहुंच जाए, ठीक है, तो वो T1 स्टेज है। अगर वो सब म्यूकोजा से भी अंदर जाए, अब सब म्यूकोजा के बाद कौन सी लेयर है, मस्कुलरिस। अगर ट्यूमर मस्कुलरिस प्रोप्रिया यानी मसल लेयर तक पहुंच जाए, लेकिन उसको क्रॉस ना करे, मसल लेयर को इन्वॉल्व कर ले लेकिन मसल लेयर से आगे ना जाए, तो दैट विल बी स्टेज 2, T2, ठीक है। और अगर वो मसल लेयर को क्रॉस कर गया है तो देन दिस इज T3। और अगर उसने कोई एडजेसेंट ऑर्गन्स या पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम को इन्वॉल्व कर लिया है तो दैट इज T4। एक है IS यानी कि इंसिटू, दूसरा कि वो सब म्यूकोजा तक पहुंच गया है, तो दिस इज T1। T2 कब होगी, जब वो मसल लेयर तक पहुंच जाएगा लेकिन उसे क्रॉस नहीं करेगा, तो T2 है। T3 कब होगी, जब वो मसल लेयर को क्रॉस कर जाएगा। और T4 कब होगी, जब वो विसरल पेरिटोनियम या एडजेसेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेगा। अब रीजनल लिम्फ नोड्स की बात कर लें, अगर 1 to 3 लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे तो वो N1 होगा, और अगर 3 से ज्यादा यानी 4 या उससे ज्यादा लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे तो दैट विल बी N2। और अगर मेटास्टेसिस होगी तो M0, और अगर नहीं हो, सॉरी, अगर मेटास्टेसिस नहीं होगी तो M0, और अगर होगी तो दैट इज M1। क्लिनिकली क्या फीचर होते हैं कि क्लिनिकली इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं है क्लिनिकली एडिनोकार्सिनोमा के। मोस्टली जो राइट साइडेड कोलोन वाले, राइट साइड कोलोन कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं, उनमें होता क्या है, मेनली उनमें फटीग और वीकनेस होती है ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, मोस्टली उनमें। तो रूल ये है कि अगर ओल्ड एज का पेशेंट हो 60-70 का और उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, तो आपने एडिनोकार्सिनोमा को जरूर सोचना है और उसको जरूर रूल आउट करना, ठीक है, तो ये रूल है। अच्छा, और जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ब्लीडिंग होती है, बाउल हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, यानी हो सकता है कि उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाए, ठीक है, क्रैम्पिंग होती है, लोअर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होती है, ठीक है, क्रैम्पिंग होती है, और कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया कि लेफ्ट साइड के जो है ट्यूमर वो ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं, राइट साइड के नहीं करते, ठीक है, तो ये याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर वो है इन्वेजन एंड लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हैं, इन पे डिफाइन होता है कि प्रोग्नोसिस क्या होगी पेशेंट की। और मेटास्टेसिस की अगर बात करें तो मुख्तलिफ एरियाज को मेटास्टेसाइज कर सकता है एडिनोकार्सिनोमा, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट साइट इज लिवर। लिवर सबसे इंपोर्टेंट साइट वो है। उसके अलावा ये लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, लंग्स, बोन एटसेट्रा, उन सबको इन्वॉल्व कर सकता है। और ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स की अगर बात करें तो अपेंडिक्स में जो सबसे कॉमन ट्यूमर है वो है कार्सिनाइड। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कार्सिनाइड जो उसकी मोस्ट कॉमन साइट है अपेंडिक्स, और वो भी कहाँ पे, डिस्टल टिप ऑफ द अपेंडिक्स, ठीक है, वहां पे डिस्टल टिप ऑफ अपेंडिक्स इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर कार्सिनाइड ट्यूमर, ठीक है। और ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, अपेंडिक्स की रिमूवल किसी और वजह से आप करते हैं, अपेंडिसेक्टमी करते हैं ड्यू टू अपेंडिसाइटिस वगैरह, और उसमें इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा ये सॉलिड बल्बस वैलिड होती है अप टू 2 to 3 सेंटीमीटर डायमीटर। और कौन से ट्यूमर्स होते हैं अपेंडिक्स के, वो सारे, जैसे एडिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, म्यूसिस एडिनोकार्सिनोमा वगैरह। तो हमने जो आज का टॉपिक था वो क्या था, कोलोन के ट्यूमर्स। टॉपिक वाज ट्यूमर्स ऑफ द कोलोन। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया, रिवाइज कर रहे हैं हम, बिनाइन ट्यूमर होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है एडिनोमा कोलोन का, और मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है एडिनोकार्सिनोमा।
और कौन कौन से ट्यूमर होते हैं और मुख्तलिफ हो सकते हैं एडिनो मतलब मेलिग्नेंट ट्यूमर और मुख्तलिफ एडिनोकार्सिनोमा के अलावा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, मिक्स्ड हो सकते हैं, अनडिफरेंशिएटेड हो सकते हैं, सिलिंड्रिन वगैरह वगैरह, न्यूरोएंडोक्राइन हो सकते हैं जैसे कार्सिनाइड है न्यूरोएंडोक्राइन। मोस्ट कॉमन साइट फॉर कार्सिनाइड ट्यूमर इन द जीआईटी वो कौन सी है? वो है अपेंडिक्स। और स्पेसिफिकली कौन से एरिया अपेंडिक्स